इसको इस तरह से पत्थर की तरह मुंह पे मारना शुरू कर दिया। तो मुझे ये लगा कि इसकी कुछ बैकग्राउंड दिख रहा है, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि वो जो मैंने लिखा है उससे कुछ मीनिंग पैदा हो कि वो तो जहन में एक चीज़ आती चली गई कि वो जिन खंडरों से वो किताब मिली है तो वो वहाँ पर जो था वो पहले कोई बहुत बड़ा पागल खाना था जो कि ज़लज़ला आने के बाद और सैलाब आने के बाद पूरा शहर डूब गया है, उसमें से ये किताब मिली है। और इस किताब को मतलब कैसे बची रही ये किताब, तो देखिए फिक्शन है, क्योंकि मैं ये बिल्कुल एक बार बताऊं कि फिक्शन जो है, फिक्शन में जो आपका अनुभव होता है या जो रियलिज्म है, तो रियलिज्म वही रियलिज्म नहीं है जो हम सामने की चीज़ देखते हैं। अगर बिल्कुल हम जो सामने का रियलिज्म फिक्शन में इस्तेमाल करेंगे, लिखेंगे, तो फिक्शन की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके लिए अखबारात काफ़ी हैं, उसके लिए न्यूज़पेपर्स काफ़ी हैं। अगर मुझको पानी की बोतल ऐसी ही नज़र आ रही है फिक्शन में जैसे रखी है, तो ये बड़ी मामूली बात। ये तो ये मतलब जॉइस ने अपना जो नावल लिखा है ना, मतलब मशहूर नावल है जॉइस का, यूलियस लिखा है, तो देखिए एक गिलास पानी सामने रखा रहता है और उससे वो पूरे 600-700 पेजेस उससे लिख देता है। तो एक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस होती है जो आपको कहीं ले जाती है। एक फ्री एसोसिएशन ऑफ थॉट होता है जो आपको पता नहीं होता है कि ये फ्री एसोसिएशन ऑफ थॉट जो है वो किस तरह, एक आपका इंटरनल मोनोलॉग होता है, वो इंटरनल मोनोलॉग फिर आपका एक्सपीरियंस मिल के, तो फिक्शन में जब तक के आप थोड़ा दूर नहीं होंगे। मुझे याद आता है कि ये आचार्य दंडी बहुत मशहूर संस्कृत के पोइट भी थे और उन्होंने बहुत अच्छी आलोचना लिखी है संस्कृत में। उन्होंने एक बहुत ही अच्छा जुमला लिखा है जो कि मुझे बहुत पसंद है। उन्होंने कहा है कि संसार के नियम और कला के नियम एक दूसरे के मुखालिफ होते हैं, वो बिल्कुल वही नहीं होते जो कला के नियम है। द प्रिंसिपल ऑफ आर्ट आर नॉट द सेम एज द प्रिंसिपल ऑफ द वर्ल्ड। तो वो हकीकत तो होती है लेकिन वो इन्वर्टेड होती है, यानी हकीकत को हकीकत एक ज़्यादा बड़ी हकीकत के लिए एक ग्रेटर ट्रूथ है। मैं ये मानता हूँ कि फिक्शन में एक ग्रेटर ट्रूथ होता है, वो इसलिए कि फिक्शन में वो भी कहा जाता है, वो भी लिखा जाता है जो कि वाकई में घटित नहीं हुआ है लेकिन जिसके घटने की संभावनाएं थी। तो जिन जिन चीज़ों की पॉसिबिलिटीज है, फिक्शन उसको भी अपने दामन में जगह देता है, और जब फिक्शन उसको अपने दामन में उनको भी जगह देगा तो वो एक ग्रेटर ट्रूथ होगा, वो एक कॉमन ट्रूथ नहीं होगा जो कि मुझे भी है, आपको भी है, इनको भी है, सारे लोगों को है। तो ये इसमें कुछ इसलिए भी ये मैंने ये वाली टेक्निक का जो इस्तेमाल किया वो इसलिए भी किया कि तुमको मालूम हो जाए कि ये फिक्शन है, मतलब पढ़ने वाले को ये भी पता चलना चाहिए कि ये फिक्शन है। वो कोई आर्टिकल नहीं पढ़ रहा है, वो कोई सोशल रियलिज्म का कोई बना बनाया कोई फार्मूला या डॉक्यूमेंटेशन कहानी है, वो उसको पता चलना चाहिए। जैसे कि ब्रेख्त थे ना, ब्रेख्त अपने नाटकों में क्या करते थे, वो बीच बीच में आ जाते थे जब कैरेक्टर में उनके जो ऑडियंस हुआ करते थे या जो नाज़रीन होते थे, जब वो उसमें खोने लगते थे तो खुद ब्रेख्त आ जाते थे और आके कहते थे भाई ये नाटक है, समझ लो। तो ये कुछ चीज़ें थी, ये मेरी अपनी सनद से हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सबको करना चाहिए। हर राइटर का, हर फिक्शन राइटर का अपना रास्ता होता है और उसे अपने रास्ते पर ही चलते रहना चाहिए। जैसे नदियों के अपने रास्ते होते हैं, उनको बहते रहना चाहिए अपने रास्तों पे। इसी तरह फिक्शन या अगर आप मुझे कहें तो मैं भी अपने रास्तों पे बहता आया हूँ। बड़ी मुखालफत हुई है, जो बड़ा डार्क लिखते हैं और मतलब बहुत इसके अंदर कहीं कोई होप नहीं है वगैरह वगैरह, ये मैं 25 साल से सुनता है, लेकिन मैंने अपना रास्ता नहीं बदला, क्योंकि फिक्शन निगाह एक दरिया और एक नदी की तरह ही होता है। इसके बारे में आपको पूछेंगे, पर अभी मैं नसीब साहब से पूछना चाहती हूँ कि ये कहानी ने आपको ढूंढा या आपने ये कहानी ढूंढी ट्रांसलेट करने, क्या इंस्पिरेशन ये कॉम्प्लेक्स है जी, ये किताब 2010 में मेरे पास आई, 2011 उसी ज़माने में खालिद साहब से मेरी मुलाकात हुई थी और फिर उसके बाद ये शुरू किया। लेकिन उससे पहले कुछ जो और फॉर्मेलिटी होती है कि मैं यहाँ दावत दिए जाने पर, यहाँ आने पर
शुक्रिया अदा करता हूँ। सुकान साहब का तहे दिल से शुक्रिया, IDC का तहे दिल से शुक्रिया, जस किरण साहब आपका शुक्रिया। अभी आपने एक सवाल पूछा खालिद साहब से कि ये उसी उसमें जो है लिखा हुआ है कि ये किताब ट्रांसलेशन है, जहाँ जो आपने कहा है, तो ये शुरुआत किताब की वहीं से हुई 2011 से पढ़ने की। और इसका जो पहला सेंटेंस है, इट इज सो डिसेप्टिव, ऐसी रातें बहुत कम आती हैं। तो जब इनका मतलब व्हेन द नॉवेल केम इट बिकेम वेरी फेमस, तो ये भी था कि मतलब आई स्टार्टेड रीडिंग इट। तो जो पहला सेंटेंस या उसके बाद 2-3 और सेंटेंसेस पढ़े तो ऐसा लगा कि आई शुड ट्रांसलेट इट, इट्स वेरी इजी एंड आई विल आल्सो अर्न नेम एंड फेम एंड विद द help of Dr. Khalid Javed, I will also become a famous translator. But you know, the deeper I went, I found it that it is a very challenging thing. Translation is a very challenging job because the translator has to face, you know, so many pulls. I have to translate for the reader, I have to translate for myself, I have to translate for the book itself, and I have to translate for the original author. So it is, the novel is so embedded in its culture, in its linguistic conventions. It's really very difficult होता है ट्रांसलेटर के लिए कि आप यहाँ से एक ज़मीन से उठा करके उसे आप दूसरी ज़मीन में ट्रांसप्लांट करें, बहुत मुश्किल होता है। और ख़ासतौर से खालिद जावेद साहब की नॉवेल, जैसा कि इन्होंने बताया कि डिस्टोपिया है, तो पहला ही सेंटेंस जब हम पढ़ते हैं या पहला पैराग्राफ ही पढ़ते हैं तो वहीं से हमें पता चल जाता है कि कितना राइटर कैसे जो है मतलब हाउ ही गिव्स जोर्स टू द रीडर्स एंड हाउ ही डिसरप्ट्स द कन्वेंशंस, लिटरेरी नोशंस, एंड हाउ ही सबवर्ट्स देम। पहले ही उससे एक एपोकलिप्टिक की मतलब हाउ द वर्ल्ड इज गोइंग टू फिनिश, how the world is going to end, and how flawed the society is, how truncated the families are, or how truncated the family is, how cruel a father is. The narrator wants to kill father, but he doesn't want to kill father, he wants to kill the patriarchy. Originally he wants to kill the patriarchy because he sees that his mother is being tortured by his father. And he is product of that torture, you know, he is in the womb of his mother and he is being hit by his cruel father during a non-consensual sexual act that he imposes on his mother. So he's got depression on his head and he lives with that depression and he hates his father, and that hate is also transferred. His father also hates him. He always calls him bastard. So एक अजीब सा मतलब जो जिस तरह से खालिद जावेद साहब कह रहे हैं कि जो डिस्टोपिया है वो शुरू से अगर मैं एक थोड़ा सा पढ़ के आपको सुनाऊं और उसका ट्रांसलेशन भी है। ऐसी रातें कम आती हैं, 15-20 साल में शायद एक बार। आज की रात भी ऐसी ही है जब चांद से जमीन की दूरी कम हो जाती है और उसकी चमक में भी इजाफा हो जाता है। मैं घबराकर यहाँ अंदर वाले कमरे में उपरू बैठा हुआ। चांद की ये हालत तकरीबन 4 घंटे रहेगी और ये वक्त दुनिया पर भारी होगा। तबाहकुन तूफान और जल्जले आने के अंदेशे और इम्कानात हैं। तमाम घरों में सन्नाटा है, गली में भी किसी कदमों की चाप नहीं सुनाई देती। सब खौफजदा हैं और अपनी अपनी इबादत में मशगूल हैं। यूं भी चाँद की रोशनी के मुज़िर असरात से कौन वाकिफ नहीं। घबराहट, खून का दबाव बढ़ जाना और ख़ुद को हलाक करने की शदीद ख्वाहिश। ट्रांसलेशन देखिएगा, ये जो पहला जो जुमला है जो बड़ा डिसेप्टिव था जिसमें फंस गया और फिर ये करना ही पड़ा मुझे, इसके साथ चलते रहे। Such nights occur very rarely,
perhaps only once in a span of 15 to 20 years. Tonight is one such night when the distance between the moon and the earth is drastically reduced, and moon's radiance is unusually intense. Overcome with panic, I am squatting here in the confines of the inner room. The condition of the moon is said to persist for approximately 4 hours, and these hours will weigh heavily on the world. The possibility of devastating storms and earthquakes looms large on the horizon. Silence reigns supreme within every household. Footfalls are heard not even in the street. Everyone is gripped by fear, each engrossed in their own prayers. Even so, who is not aware of the injurious effect of the moon? Such as discomfort, high blood pressure, depression, and an overwhelming impulse to commit suicide. Now, जब इसको पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद मुझे जो लगा, जहाँ से मैंने शुरुआत की कि किस तरह की कितना शॉकिंग है कि मतलब सबवर्जन से लेकर के कि he immediately subverts the image of the moon. Moon has always been something very peace-giving, something very serene, something very calm. But here it causes depression, it causes frustration, it causes blood pressure. All medical sufferings, medicalized dangers are posed by the moon itself. And now जब हम देखते हैं कि इसकी जो दुनिया है यहाँ की, everyone is in his house or their houses. No one has any concern with others. हर आदमी अपने घर में मशगूल है. Even the narrator is not just narrating. He is not just an observer. He is also suffering the same pain. He also has the same fear, and this is the reason that he also retreats in the innermost corner of his house. He doesn't have the courage to face. दूसरा जो लगता है एक बहुत बड़ा कि कोलैप्स है एकदम पूरी दुनिया का, और तीसरा एक कोलैप्स समाज का. Like the response of the community, the response of the society is not in solidarity. ऐसा लगता है कि everything is disintegrated. People live in isolation. No one has concern with others. और जो public space है, जो जिसको street कहते हैं, वो भी खाली है. वहाँ पर भी कदमों की चाँप नहीं सुनाई दे रही. कोई चल ही नहीं रहा. हर आदमी अपने घर पे है. और जो दुआएं हो रही हैं, that is also forced. The introspection is also forced. तो एक अजीब सी दुनिया, जिसको पहला ही ये जो पैराग्राफ है, जिसकी वजह से, और फिर आप ये देखिए कि ये जो चलता है, जो नॉवेल जब यहाँ से लेकर और फिर आखिर में भी नॉवेल यहीं पे ख़त्म हो जाता है. इसमें आप देखिए कि एक आदमी जो नरेटर है किस तरह से ऊपरू बैठा हुआ है. He squats down. और मुझे लगता है कि जब हम स्क्वेट डाउन उस वक्त करते हैं, ख़ासतौर से इस तरह से ख़तरात के सामने, when you face danger and you don't have courage to face it, तो ऐसा लगता है कि you live a very reduced kind of life of a human being. इतना रिडक्शन हो गया है कि हम when I stand upright I am 6 feet, लेकिन हम बैठ गए और बैठने के बाद भी हम आराम से नहीं बैठे हैं, उसमें भी हमने अपने आप को समेट लिया है. So that is the instinctive self protection and that is also the reduction of human being. तो खालिद जावेद की हाँ उस नॉवेल का इतना मतलब ये जो है कि किस तरह से समाज रिड्यूस हो गया है, कैसे समाज आइसोलेटेड लाइफ हर आदमी जी रहा है, फिर आखिर में ये पागल खाने से निकलता है. वहाँ बताया जाता है कि